नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अग्रिम एमपीपीएससी एकेडमी में। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कक्षा सातवीं की एनसीईआरटी भूगोल विषय पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कक्षा सातवीं की एनसीईआरटी भूगोल विषय पर। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने बात कर ली है पार्ट 1 और पार्ट 2 की, और आज ये हमारा दोस्तों पार्ट 3 है, भाग 3 है। और यदि दोस्तों आप लोगों ने भाग 1 और 2 को नहीं देखा है तो चैनल पर जा कर के उसे भी ज़रूर देखें, ताकि पूरे जो है तो इस सब्जेक्ट को आप समग्रता से समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं एनसीईआरटी कक्षा सातवीं की भूगोल विषय की पार्ट 3। दोस्तों, चैप्टर नंबर 6 से आगे की बातचीत करेंगे। दोस्तों, चैप्टर नंबर 6 से आगे की बातचीत इस भाग में हम लोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अध्याय 6 चैप्टर 6 अध्याय 6 चैप्टर 6 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। क्या नाम है दोस्तों इस चैप्टर का? प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन, नेचुरल वेजिटेशन एंड विल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन एंड विल्ड लाइफ। तो स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं। तो क्या होता है दोस्तों, जो हमारे स्थल की ऊंचाई होती है और जो वनस्पति की क्या है दोस्तों विशेषताएं हैं, ये एक दूसरों से क्या है दोस्तों संबंधित हैं। एक दूसरे से क्या है दोस्तों संबंधित हैं। द elevation and vegetation characteristics of the site are related to each other। तो क्या है दोस्तों, जो क्या है स्थल की ऊंचाई है और वनस्पति की विशेषता है, ध्यान में रखेंगे कि स्थल की ऊंचाई और वनस्पति की विशेषता एक दूसरे से संबंधित हैं। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है, और जैसे जैसे क्या होता है दोस्तों ऊंचाई में क्या होता है परिवर्तन होता है, ऊंचाई में बदलाव होता है, तो जलवायु में भी क्या हो जाता है दोस्तों परिवर्तन हो जाता है। इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है, और इसके कारण क्या होता है दोस्तों, जो प्राकृतिक वनस्पति है उसमें भी क्या होता है बदलाव आता है। देयर इज अ चेंज इन क्लाइमेट विथ द चेंज इन एल्टीट्यूड एंड ड्यू टू दिस द नेचुरल वेजिटेशन आल्सो चेंज। तो जैसे ही क्या होता है दोस्तों ऊंचाई में परिवर्तन होता है, उसके साथ जलवायु में परिवर्तन होता है, और उसी के कारण क्या होता है वनस्पतियों में भी परिवर्तन आ जाता है, वनस्पतियों में भी बदलाव आ जाता है। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं दोस्तों, वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। तो जो वनस्पति की क्या है दोस्तों वृद्धि है, वनस्पति की जो वृद्धि है दोस्तों वो क्या है तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो क्या होता है दोस्तों, जो वनस्पतियों की वृद्धि होती है, वेजिटेशन क्या है दोस्तों, ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन क्या है दोस्तों, डिपेंड है किसमें, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यह ढाल एवं पृथ्वी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। इसके अलावा क्या है दोस्तों, यह क्या करती है, ढाल एवं पृथ्वी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी क्या करती है दोस्तों निर्भर करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस इट आल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स सच एज स्लोप एंड थिकनेस। इसके अलावा क्या है दोस्तों, ढाल और मिट्टी की क्या है दोस्तों परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी क्या होता है दोस्तों वनस्पतियां निर्भर करती हैं। इन घटकों के अंतर के कारण किसी स्थान की वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में परिवर्तन होता है। तो इन्हीं सभी घटकों के अंतर के कारण क्या होता है दोस्तों, जो हमारी किसी भी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति होती है उसकी सघनता एवं प्रकार में भी क्या होता है दोस्तों परिवर्तन होता है। आगे है दोस्तों, ड्यू टू द डिफरेंसेस इन दीज कंपोनेंट्स द डेंसिटी एंड टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ प्लेस आल्सो चेंजेस। तो क्या है दोस्तों, जो उसका स्थान है वो क्या हो जाता है, वो भी क्या करता है दोस्तों, स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में परिवर्तन होता है। तो इन सभी घटकों के अंतर के कारण होता है, जो किसी स्थान की क्या होती है दोस्तों जलवायु प्राकृतिक वनस्पति की जो सघनता होती है एवं उसके जो प्रकार होता है उसमें क्या हो जाता है परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों,
तो इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। तो सघनता और प्रकार में भी क्या होता है, परिवर्तन इन्हीं घटकों के कारण होता है। टेम्परेचर है ना, और क्या है दोस्तों, ह्यूमिडिटी है ना, स्लोप एंड क्या है दोस्तों, थिकनेस ऑफ सॉइल लेयर। ये कारकों के कारण क्या होता है दोस्तों, जो प्राकृतिक वनस्पति की सघनता होती है ना, और उसके प्रकार में क्या होता है दोस्तों, परिवर्तन हो जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। ये जो है तो पूरा नहीं आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ से हट रहा हूँ स्लाइड से। तो आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। आमतौर पर क्या है दोस्तों, प्राकृतिक वनस्पति को है ना 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 3 मेन कैटेगरीज। तो क्या है दोस्तों, जो आमतौर पर वनस्पतियां हैं, प्राकृतिक वनस्पति है, उसको 3 मुख्य श्रेणियों में बांट दिया गया है। एक तो क्या है दोस्तों, फॉरेस्ट, और दूसरा क्या है दोस्तों, ग्रासलैंड, और तीसरा क्या है, थर्न ब्रसेस। ठीक है दोस्तों। तो वन, घास स्थल और कांटेदार झाड़ियां जो है दोस्तों, कंटीली झाड़ियां हैं, इनमें क्या कर दिया गया है दोस्तों, प्राकृतिक वनस्पति को 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, वन क्या है। तो वन क्या होते हैं, फॉरेस्ट क्या होते हैं दोस्तों, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, वन क्या होते हैं, वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं, और इन्हीं कारकों के आधार पर क्या होता है दोस्तों, घने और जो क्या होते हैं, खुले वन विकसित होते हैं। द डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट ग्रो ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर्स। जो फैक्टर सभी हम लोगों ने दोस्तों देखा है, उन्हीं फैक्टर के आधार पर विच ग्रो इन द एरिया विथ द एबव टेम्परेचर एंड फुल रेनफॉल फॉर द ट्रीज। तो क्या है दोस्तों, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान होता है और जो परिपूर्ण वर्षा वाला क्षेत्र है, उसी में क्या होता है दोस्तों, उसी क्षेत्र में ये उगते हैं, और इन कारकों के आधार पर क्या होता है, सघन एवं खुले वन क्या हो जाते हैं दोस्तों, विकसित हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ग्रो हो जाते हैं। आगे देख लेते हैं, घास स्थल क्या है दोस्तों। तो घास स्थल क्या है दोस्तों, घास स्थल मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। दोज दैट ग्रो इन एरिया विथ मॉडरेट रेनफॉल। तो यहाँ पे क्या होती है दोस्तों, मध्यम वर्षा होती है ना, मॉडरेट रेनफॉल वाले इलाके में क्या होता है दोस्तों, घास स्थल विकसित होते हैं। तो मॉडरेट रेनफॉल वाले इलाके में है ना घास स्थल विकसित होते हैं। जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, उसमें क्या होता है दोस्तों, घास स्थल विकसित होते हैं। आगे है दोस्तों, हमारा तीसरा वर्गीकरण था कांटेदार झाड़ियां। तो कांटेदार झाड़ या एवं झाड़ियां केवल शुष्क क्षेत्र में पैदा होते हैं। तो जो कांटेदार झाड़ या झाड़ियां होते हैं दोस्तों, वो कहाँ पैदा होते हैं, केवल शुष्क क्षेत्र में पैदा होते हैं। थॉर्नी श्रब्स एंड श्रब्स ग्रो ओनली इन ड्राई एरियाज। तो ये क्या है दोस्तों, केवल ड्राई एरिया में ही क्या होते हैं, ग्रो होते हैं, मतलब विकास करते हैं, विकसित होते हैं। प्राकृतिक वनस्पति में परिवर्तन का प्रमुख कारण जलवायु में होने वाला बदलाव है। और जो क्या है दोस्तों, नेचुरल वेजिटेशन है। तो क्लाइमेट चेंज इज द मेन रीजन फॉर द चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन। तो जो क्लाइमेट चेंज होता है दोस्तों, जो जलवायु में परिवर्तन होता है, जलवायु में जो बदलाव हो रहा है दोस्तों, उसके कारण क्या हो रहा है, प्राकृतिक वनस्पतियों में भी परिवर्तन हो रहा है। तो जलवायु परिवर्तन इस प्रकार से क्या है दोस्तों, प्राकृतिक वनस्पति में परिवर्तन का प्रमुख कारण है। तो प्राकृतिक वनस्पति में परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों, जलवायु में होने वाला बदलाव है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। क्या आप जानते हैं ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। तो क्या है दोस्तों, ब्राजील जो है साउथ अमेरिका का क्या है दोस्तों, देश है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, ब्राजील के जो उष्णकटिबंधीय क्या है दोस्तों, सदाबहार वन हैं, वो इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। आप बता सकते हैं क्यों, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। द ट्रॉपिकल evergreen forest in Brazil is so enormous that is it like the lungs of the earth. Can you tell भाई, ऐसा क्यों होता है, क्या आप बता सकते हैं। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप है। एनाकोंडा क्या है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा सांप है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है।
और ये पाया कहाँ जाता है दोस्तों? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है। यह मगर जैसे बड़े जानवर को मार और खा सकता है। और ये क्या कर सकता है दोस्तों? मगर जैसे बड़े जानवर को मार करके खा सकता है। एनाकोंडा, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक्स, इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इट कैन किल एंड ईट अ लार्ज एनिमल सच एज अ क्रोकोडाइल। तो ये क्या कर सकता है दोस्तों? मगर जैसे बड़े जानवर को मार करके खा सकता है। कौन दोस्तों? एनाकोंडा। एनाकोंडा सांप विश्व का क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा सांप है। यदि इस तरह के फैक्ट आपसे पूछे जाएं तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि एनाकोंडा क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा क्या है दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा सांप है, सर्फ है, स्नेक है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट भी क्या है दोस्तों? 3-4 टाइप के हैं, देख लेते हैं एक एक करके। तो इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं। दीज फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को क्या कहते हैं दोस्तों? वर्षा वन भी कहते हैं। और क्या है दोस्तों? यह घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध में पाए जाते हैं। और क्या है दोस्तों? ये जो घने वन हैं ये भूमध्य रेखा के पास एवं उष्णकटिबंध में पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल जोन में पाए जाते हैं। तो दीज फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? इनको क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं, इसलिए इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। और ये क्षेत्र क्या होते हैं दोस्तों? गर्म होते हैं और साल भर क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती रहती है। तो दीज एरियाज आर वार्म एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। तो पूरे साल क्या है दोस्तों? ये क्या करते रहते हैं? अत्यधिक वर्षा है ना प्राप्त करने वाले वन होते हैं, सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। क्यों? क्योंकि यहाँ मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती। अब क्या होता है दोस्तों? सदाबहार होने का कारण है क्योंकि यहाँ का मौसम क्या होता है दोस्तों? कभी शुष्क ही नहीं होता है ना, मौसम में कभी भी सूखापन नहीं आता, इसलिए इनके जो पेड़ों की पत्तियां हैं दोस्तों वो पूरी तरह से नहीं झड़ती हैं। और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? सदाहरित या एवरग्रीन कहा जाता है। बिकॉज द वेदर हेयर इज नेवर ड्राई। क्या होता है दोस्तों? मौसम यहाँ पर कभी भी शुष्क नहीं होता। द लीव्स ऑफ द ट्री हेयर डू नॉट फॉल कम्प्लीटली। और यहाँ क्या होता है? पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं वो पूरी तरह से नहीं झड़ती हैं। हेंस दे आर कॉल्ड एवरग्रीन। इस कारण से इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? सदाबहार एवरग्रीन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है, काफी घने वृक्षों की मोटी बितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता। काफी घने वनों की मोटी बितान के कारण क्या होता है दोस्तों? दिन के समय भी क्या होता है? सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। ड्यू टू थिक स्पेसिंग ऑफ वेरी डेंस ट्री, सनलाइट डज नॉट रीच इनसाइड द फॉरेस्ट इवन ड्यूरिंग डे टाइम। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं अगला पॉइंट। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। तो सदाबहार वनों में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं दोस्तों? तो रोजवुड, आबनूस और महोगनी, इनका नाम याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है ना। टिपिकली हार्डवुड ट्रीज सच एज रोजवुड, एबोनी, महोगनी ईच आर फाउंड हियर। तो आमतौर पर क्या है दोस्तों? यहाँ पर मोटे है ना काष्ठ वाले वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं सदाबहार वनों में। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों हमने देखा, अब हम देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को। ठीक है दोस्तों, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन है। ये वन भी क्या है दोस्तों? मानसूनी वन है। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आर मानसून फॉरेस्ट, इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? मानसून वन कहा जाता है, जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। और ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? जो क्या है भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों पर पाए जाते हैं। विच आर फाउंड इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड सेंट्रल अमेरिका। ठीक है दोस्तों, तो ये कहाँ? भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों पर पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं और इन क्षेत्रों में क्या होता है दोस्तों? जो सीजनल चेंज होता है वो होता रहता है। तो सीजनल चेंज
चेंस ऑक्वर इन दीज एरियाज। तो इन जो है तो दोस्तों क्षेत्रों में क्या होता है, मौसमी परिवर्तन होता रहता है। जल संरक्षण रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां गिरा देते हैं। और जैसे ही क्या होता है दोस्तों, मौसम शुष्क होता है तो क्या होता है, जल संरक्षित करने के लिए यहाँ के जो वृक्ष होते हैं वो पत्तियों को क्या कर देते हैं दोस्तों, गिरा देते हैं। टू कंजर्व वाटर द ट्रीज हेयर ड्रॉप लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। तो द कंजर्व वाटर, तो वाटर को क्या करने के लिए दोस्तों, कंजर्व करने के लिए यहाँ के जो है दोस्तों जो पेड़ होते हैं वो ड्रॉप लीव्स क्या करते हैं दोस्तों, पत्तियां गिरा देते हैं, है ना, शुष्क मौसम में। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम एवं शीशम है। तो साल, सागवान, नीम और शीशम क्या है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के उदाहरण हैं। एमंग द स्ट्रॉन्ग वुड ट्री फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर साल, टेक, नीम एंड रोजवुड। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए उपयोगी होते हैं। और ये जो है दोस्तों, ये वृक्ष क्या होते हैं, फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए उपयोगी होते हैं। हार्डवुड ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर, ट्रैफिक एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो क्या है दोस्तों, यातायात, है ना, फर्नीचर और कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने के लिए इन वृक्षों की, है ना, इन वृक्षों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला हमारा अगले टाइप का क्या है दोस्तों, फॉरेस्ट है हमारा शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। हमने क्या देखा दोस्तों, एवरग्रीन फॉरेस्ट, है ना दोस्तों, फिर हमने देखा डिसिडुअस, और फिर अब हम देख रहे हैं टेम्परेट एवरग्रीन, शीतोष्ण सदाबहार वन। तो शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। तो शीतोष्ण सदाबहार वन क्या है दोस्तों, मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित हैं। द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ द मिडिल लेटीट्यूड। तो क्या है दोस्तों, मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में क्या है, शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। यह सामान्यतः दोस्तों महाद्वीपों के पूर्व किनारे पर पाए जाते हैं। और ये क्या है दोस्तों, सामान्यतः जो हमारे महाद्वीप हैं उनके पूर्वी किनारों पर क्या होते हैं दोस्तों, शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। दे आर कॉमनली फाउंड ऑन द ईस्टर्न एज ऑफ कॉन्टिनेंट्स। ये क्या है दोस्तों, महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण पूर्वी ब्राजील, सच एज साउथ ईस्ट अमेरिका, साउथ चाइना एंड साउथ ईस्ट ब्राजील। यहाँ ब्रांज, चीड़, यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, ब्रांज, चीड़ और यूकेलिप्टस जैसे, है ना, मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। और ये क्या है दोस्तों, शीतोष्ण सदाबहार वन के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, उदाहरण को और थोड़ा सा आप लोग, है ना, इनके जो है तो स्थानों को याद में रखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है शीतोष्ण पर्णपाती वन, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर क्या होता है दोस्तों, जो अधिक क्या है, शीतोष्ण पर्णपाती वन है वो मिलते हैं। मूविंग टुवर्ड हायर लेटीट्यूड मोर टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड। तो उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। और क्या दोस्तों, उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में ये वन पाए जाते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, मुख्यतः उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका, चाइना, न्यूजीलैंड, चिली, वेस्टर्न यूरोप आर फाउंड इन कोस्टल एरियाज। तो यहाँ के क्या है दोस्तों, तटीय प्रदेशों में ये पाए जाते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन क्या है दोस्तों, अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में गिरा देते हैं। तो ये वन क्या करते हैं दोस्तों, अपनी पत्तियां भी शुष्क मौसम में गिरा देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं ब्रांज एस बीच। ये क्या है दोस्तों, यहाँ पाए जाने शीतोष्ण पर्णपाती वन के क्या है दोस्तों, उदाहरण हैं। हिरन, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर हैं। और यहाँ जो जानवर पाए जाते हैं दोस्तों वो कौन है, डियर, फॉक्स, वाल्व और कॉमन। तो डियर और क्या है दोस्तों, हिरन, लोमड़ी, भेड़िए, तीन, डियर, फॉक्स एंड वाल्व्स
यहाँ के क्या है दोस्तों, कॉमन एनिमल है। फीजेंट एंड मोनाल जैसे पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वनों में क्या है दोस्तों, फीजेंट और मोनाल जैसे पक्षी भी पाए जाते हैं। बर्ड्स लाइक फीजेंट एंड मोनाल आर फाउंड हेयर। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, पक्षियों में फीजेंट और मोनाल जैसे पक्षी पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे भिन्न हैं। तो जो महाद्वीप हैं दोस्तों, उनके पश्चिमी और जो दक्षिणी पश्चिमी किनारे हैं वो भिन्न हैं, अलग अलग हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। और यहाँ पे क्या पाई जाती है दोस्तों, भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। द वेस्टर्न एंड साउथ वेस्ट साइड्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर डिफरेंट, हेयर द मेडिटेरेनियन वेजिटेशन इज फाउंड। और वहाँ पे क्या है दोस्तों, मेडिटेरियन वेजिटेशन मतलब भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो जो महाद्वीपों के क्या है दोस्तों, पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी किनारे हैं वो दोनों अलग अलग हैं, और वहाँ पर क्या है दोस्तों, भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है, इसलिए इसका यह नाम पड़ा। और ये क्या है दोस्तों, अधिकतर यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले क्षेत्र में, समीप वाले प्रदेश में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया दोस्तों, भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पड़ गया। इट इज फाउंड मोस्टली इन द एरियाज नियर द मेडिटेरेनियन सी ऑफ यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया, हेंस इट्स नेम। इसलिए इसका नाम ये मेडिटेरेनियन वेजिटेशन पड़ गया। ठीक है दोस्तों, भूमध्य सागरीय वनस्पति पड़ा। ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, है ना, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। दीज फ्लोरा आर फाउंड इन द आउटस्कर्ट ऑफ द मेडिटेरेनियन सी, सच एज कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका, साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, इन स्थानों पर क्या है दोस्तों, ये पाई जाती हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, भूमध्य सागरीय वनस्पति मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतु होती है। तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में जो ये प्रदेश अभी हमने देखा, तो वहां पे क्या है दोस्तों, गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतु होती है। क्या होती है दोस्तों, गर्म, शुष्क, ग्रीष्म होती है, और वर्षा वाली क्या है दोस्तों, मृदु शीत ऋतु होती है। दीज रीजन्स हैव हॉट ड्राई समर्स एंड मिल्ड कोल्ड विंटर्स। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश के फल पैदा किए जाते हैं। तो इन क्षेत्रों में आमतौर पर क्या होता है दोस्तों, संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे क्या है दोस्तों, जैतून और अंगूर जैसे क्या है दोस्तों, जैतून और अंगूर जैसे क्या है दोस्तों, जैतून और अंगूर जैसे नींबू वंश के फल पैदा किए जाते हैं। लोगों की अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है। यहाँ वन्य जीवन कम है, और यहाँ पर क्या है दोस्तों, जो वन्य जीवन है वो क्या है, कम है। पीपल हैव रिमूव्ड द नेचुरल वेजिटेशन हेयर टू डू एग्रीकल्चर एज पर देयर विश। तो देयर इज लेस वाइल्ड लाइफ हेयर। इस कारण से यहाँ पे क्या है दोस्तों, वनस्पतियाँ कम है, वन्य जीवन कम है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्या आप जानते हैं भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। तो भूमध्य सागरीय जो प्रदेश है दोस्तों, तो वो फलों की खेती के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहलाता है। तो मेडिटेरेनियन ट्रीज एडाप्ट देमसेल्व्स टू ड्राई समर with the help of their thick bark and wax coated leaves which help them reduce transpiration। तो क्या है दोस्तों, जो इनकी क्या होती है, मोटी छाल और मोटी पत्तियां होती हैं, वो क्या होती हैं दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। और क्या है दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, फलों का उद्यान कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, फ्रूट्स कल्टीवेशन के कारण। आगे है दोस्तों शंकुधारी वन, कोनिफेरस फॉरेस्ट। तो उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं।
ग्रांड कोनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द हाई लेटीट्यूड ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है दोस्तों, ये क्या है, शंकुधारी वन, भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं उच्च अक्षांशों में, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में क्या है दोस्तों, बहुत ज़्यादा शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा वन भी कहते हैं। और इनका एक और क्या नाम है दोस्तों, टैगा वन भी इनका नाम है। दे आर आल्सो कॉल्ड टैगा फॉरेस्ट, और ये टैगा वनों के नाम से भी जाने जाते हैं। यह हिमालय में पाए जाते हैं एवं अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। ये क्या है दोस्तों, हिमालय में पाए जाते हैं एवं अधिक ऊंचाई पर भी ये पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन हिमालयाज एंड आर आल्सो फाउंड इन हायर हाइट। तो ये क्या है दोस्तों, ज़्यादा ऊंचाई पर पाए जाते हैं, हिमालय में पाए जाते हैं। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। और शंकुधारी वन क्या होते हैं दोस्तों, लंबे होते हैं, नरम काष्ठ वाले होते हैं और सदाबहार वृक्ष होते हैं। ठीक है दोस्तों, दीज आर टॉल सॉफ्ट वुड एवरग्रीन ट्रीज। तो ये क्या है दोस्तों, लंबे है ना काष्ठ वाले, नरम क्या है, सदाबहार वृक्ष होते हैं, सॉफ्ट एवरग्रीन क्या है दोस्तों, पेड़ होते हैं, ट्रीज होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है। और इन वृक्षों के काष्ठ का, लकड़ी का जो उपयोग होता है दोस्तों, वो लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य एवं अखबारी कागज बनाने के काम आती है। जो क्या होती है दोस्तों, सामान्य और अखबारी कागज बनाने के काम में आती है। द वुड ऑफ दीज ट्रीज इज यूज्ड टू मेक पल्प। तो क्या है दोस्तों, द वुड ऑफ दीज ट्रीज इज यूज्ड टू मेक पल्प। तो ये क्या करता है दोस्तों, लुगदी बनाने के लिए, और इसका जो उपयोग होता है वो जनरल और क्या है, न्यूज प्रिंट पेपर, सामान्य और अखबारी कागज बनाने में किया जाता है। आगे है दोस्तों कोनिफेरस फॉरेस्ट या शंकुधारी वन। तो नरम काष्ठ का उपयोग क्या है दोस्तों, माचिस एवं पैकिंग के लिए, बक्से बनाने में किया जाता है। वही चीज़ है यहाँ पे भी दोस्तों, जो नरम काष्ठ है उसका उपयोग क्या कर लेते हैं दोस्तों, माचिस एवं पैकिंग के लिए, बक्से बनाने में करते हैं। सॉफ्ट वुड इज आल्सो यूज्ड टू मेक मैचेस एंड बॉक्सेस फॉर पैकेजिंग या पैकिंग। चेड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। तो शंकुधारी वनों में क्या है दोस्तों, चीड़ और देवदार क्या है दोस्तों, मुख्यतः पाए जाते हैं। पाइन केडर इज द मेन ट्री ऑफ दीज फॉरेस्ट। यहाँ सामान्यतः रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू, याद रखेंगे दोस्तों, रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर शंकुधारी वनों में पाए जाते हैं। जनरली एनिमल्स लाइक सिल्वर फॉक्स, रजत लोमड़ी, मिंक, पोलर बियर, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर शंकुधारी वनों में पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला है हमारा उष्णकटिबंधीय घास स्थल, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। घास स्थलों में क्या है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय घास स्थल। तो यह भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल क्या है दोस्तों, भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग सकते हैं। इट राइजेज ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर। तो क्या है दोस्तों, इक्वेटर के किसी भी साइड में ये क्या होते हैं, उग जाते हैं। भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंध क्षेत्रों तक फैले हैं। तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर से क्या है दोस्तों, ये उष्णकटिबंध क्षेत्रों तक फैले हैं। एक्सटेंड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर टू ट्रॉपिकल रेजिन्स। तो एक्सटेंड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर टू ट्रॉपिकल रेजिन्स। यहाँ वनस्पति निम्न में मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। वनस्पति ओरिजिनेटेड हेयर इन एरियाज विथ लो टू मॉडरेट रेनफॉल। तो ये क्या है दोस्तों, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है ये वनस्पतियां। यह घास काफी ऊंची 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। तो जो उष्णकटिबंधीय घास है दोस्तों, ये 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। दिस ग्रास कैन ग्रो वेरी हाई टू अ हाइट ऑफ अबाउट 3 to 4 मीटर। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। तो अफ्रीका का क्या है दोस्तों, जो सवाना घास स्थल है वो उष्णकटिबंधीय घास स्थल का क्या है दोस्तों, उदाहरण है। सवाना ग्रास साइट ऑफ अफ्रीका इज लाइक दिस। तो क्या है दोस्तों, सवाना ग्रास साइट ऑफ अफ्रीका, ये क्या है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का क्या है दोस्तों, एग्जाम्पल है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेब्रा, जिराफ, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। तो जनरल क्या है दोस्तों, सामान्य रूप से जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल है यहाँ पर हाथी, जेब्रा, जिराफ, तेंदुआ जैसे जानवर
पाए जाते हैं। जनरली एनिमल्स लाइक एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, लेओपार्ड ईच आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल ग्रास साइट। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं शीतोष्ण घास स्थल, टेम्परेट ग्रासलैंड। ठीक है दोस्तों, तो टेम्परेट ग्रासलैंड में यह मध्य अक्षांश क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। शीतोष्ण घास स्थल क्या है दोस्तों? मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन द मिडिल लेटीट्यूड एंड इन द इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स। तो क्या है दोस्तों? ये मुख्यतः क्या है दोस्तों? मध्य अक्षांशीय वाले मिडिल लेटीट्यूड, मध्य अक्षांशीय, और क्या है दोस्तों? इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स, और महाद्वीपों के भीतरी भाग में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर मोटी एवं पौष्टिक होती है। और जो क्या है दोस्तों? शीतोष्ण घास स्थल है, यहाँ की जो घास है दोस्तों आमतौर पर मोटी भी होती है और पौष्टिक होती है। तो द ग्रास हेयर इज यूजुअली थिक एंड न्यूट्रिएंट्स। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन एंटीलोप पाए जाते हैं। तो बिल्ड बेफोलो, बाइसन एंटीलोप आर कॉमनली फाउंड इन टेम्परेट रीजन। अब है दोस्तों कंटीली झाड़ियां शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं। इट इज फाउंड इन एरियाज लाइक ड्राई डेजर्ट। तो शुष्क रेगिस्तान जैसे जो प्रदेश हैं दोस्तों, वहां पर क्या है? कंटीली झाड़ियां, थॉर्न ब्रशेस पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय जो रेगिस्तान है दोस्तों, वो क्या है? महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर पाए जाते हैं। तो ट्रॉपिकल डेजर्ट आर फाउंड ऑन द वेस्टर्न एज ऑफ कॉन्टिनेंट्स। तो क्या है दोस्तों? पश्चिमी किनारों पर क्या होते हैं दोस्तों? पाए जाते हैं क्या? उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान। ठीक है दोस्तों, रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर पाए जाते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों, क्या आप जानते हैं विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल जो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं? उष्णकटिबंधीय घास स्थलों में दोस्तों पूर्वी अफ्रीका का सवाना, ब्राजील का कंपोस, वेनेजुएला का लानोस। वेनेजुएला का क्या है दोस्तों? लानोस। शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल में अर्जेंटीना का पैम्पोस, उत्तरी अमेरिका का प्रेयरी, दक्षिण अमेरिका का बेल्ड, और मध्य अमेरिका का क्या है दोस्तों? स्टेपी है। और यही टर्म दोस्तों इधर इंग्लिश में लिखी है, देख लेंगे आप लोग। आगे है दोस्तों टुंड्रा। यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। तो ध्रुवीय प्रदेशों में क्या होता है दोस्तों? ठंड ज्यादा रहती है और वहां पे क्या होता है दोस्तों? बहुत सीमित प्राकृतिक वनस्पतियां मिलती हैं। इफ यू गो टू द पोलर रीजन देन यू विल फाइंड दैट प्लेस वेरी कोल्ड, देयर इज वेरी लिमिटेड नेचुरल वेजिटेशन। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियां पाई जाती हैं। यहाँ क्या होता है दोस्तों? टुंड्रा में केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियां पाई जाती हैं। ओनली मास लाइकेन एंड स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हेयर। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। और ये क्या होती हैं दोस्तों? अल्पकालीन छोटी समय अवधि के लिए, है ना, ग्रीष्म ऋतु के टाइम पीरियड पर विकसित होती हैं। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है और इस कारण से इस वनस्पति को टुंड्रा टाइप, है ना, वनस्पति कहते हैं। ये वनस्पतियां यूरोप, एशिया एवं उत्तर अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। तो दीज फ्लोरा आर फाउंड इन द पोलर रीजन्स ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। तो क्या है दोस्तों? पोलर रीजन्स ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका में कौन सी वनस्पतियां दोस्तों? टुंड्रा वनस्पतियां पाई जाती हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, टुंड्रा को ही आगे भी है। तो यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है। तो जो यहाँ के जानवर हैं दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ के जो जानवर हैं, टुंड्रा प्रदेश के जो जानवर हैं, उनके शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है। द एनिमल्स हेयर हैव थिक फर एंड थिक स्किन, जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखता है। जो क्या करता है दोस्तों? जो वहाँ की ठंडी जलवायु होती है उससे क्या करता है? इन जानवरों को सुरक्षित रखता है। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी, ये क्या है दोस्तों? टुंड्रा के क्या है? कुछ जानवर हैं। टुंड्रा एरिया में टुंड्रा प्रदेश में पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं। आगे है दोस्तों हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। क्या है दोस्तों? अध्याय 7 मानवीय पर्यावरण,
परिवहन एवं संचार। चैप्टर 7 ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट और ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है दोस्तों, क्या आप जानते हैं वे स्थान जहां भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं। वे स्थान जहां पर क्या होता है दोस्तों, भवन अथवा बस्तियां बनती हैं उस स्थान को बसाव स्थान कहते हैं। और आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं जैसे अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता और उपलब्ध भूमि की आवश्यकता होती है। तो डू यू नो द प्लेस वेयर इज बिल्डिंग और अ सेटलमेंट डेवलप्स इज कॉल्ड इट्स साइट। द नेचुरल कंडीशंस फॉर सिलेक्शन ऑफ एन आइडियल साइट्स, फेवरेबल क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड क्या है दोस्तों, उपयुक्त है ना, सुटेबल लैंड, फर्टाइल सोल, सुटेबल लैंड एंड फर्टाइल सोल। तो 4 क्या है दोस्तों, बसाव के लिए 4 जो है तो प्राकृतिक दशाएं जरूरी हैं। कौन कौन सी, अनुकूल जलवायु होना, फेवरेबल क्लाइमेट है ना, जल की उपलब्धता, उपयुक्त मिट्टी है ना, उपयुक्त भूमि। ये है दोस्तों 4 जो है तो दशाएं हैं जहां पर क्या है दोस्तों, सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट हो सकता है, जहां बस्तियां बसती हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों, वह स्थान है जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। तो बसाव क्या होता है दोस्तों, वह स्थान होता है जहां लोग क्या करते हैं, अपने लिए घर बनाते हैं। तो दिस इज द प्लेस वेयर पीपल बिल्ड होम्स फॉर देमसेल्फ। तो अपने लिए क्या करते हैं दोस्तों, जहां क्या करते हैं, पीपुल या लोग क्या करते हैं, अपने लिए घर बनाते हैं, वह स्थान क्या कहलाता है, बसाव कहलाता है, बसाव एरिया कहलाता है। तो प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे, है ना। प्रारंभिक काल में मनुष्य क्या था दोस्तों, वृक्षों और गुफाओं में रहता था। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। तो जब से क्या किया दोस्तों, मनुष्य ने फसलें उगाना प्रारंभ किया, तब से वह एक जगह रहना और घर बनाना भी क्या हो गया, उसके लिए आवश्यक हो गया। अर्ली ह्यूमंस यूज्ड टू लाइव इन ट्रीज and caves. When they started growing crops, then it became necessary for them to build a permanent house. ठीक है दोस्तों, तो बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ क्योंकि वहां पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था। तो बस्तियों का विकास क्या हुआ दोस्तों, नदियों की घाटियों के मतलब नदियों के किनारे हुआ। क्यों हुआ वहां, क्योंकि वहां पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था और जो वहां की भूमि थी दोस्तों वो भी उपजाऊ थी। तो सेटलमेंट्स डेवलप्स नियर वैली बिकॉज देयर वाज सफिशिएंट वाटर अवेलेबल एंड द लैंड वाज फर्टाइल। और वहाँ की क्या थी दोस्तों, जो लैंड थी वो फर्टाइल थी, उपजाऊ थी। जो भूमि थी क्या थी दोस्तों, उपजाऊ थी। अगला पॉइंट है दोस्तों, वाणिज्य व्यापार विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गई। तो व्यापार वाणिज्य विनिर्माण के विकास के साथ ही क्या हुआ दोस्तों, जो मनुष्य की बस्तियां हुई वो बड़ी होती गई। विथ द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ह्यूमन सेटलमेंट ग्रेव लार्जर। तो क्या हुआ दोस्तों, व्यापार और वाणिज्य के कारण जो ह्यूमन सेटलमेंट था दोस्तों, मानव बस्तियां थी वो बड़ी होती गई। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। और जो नदी की घाटियां थी दोस्तों उसके निकट क्या हुआ दोस्तों, नदी की घाटियों के निकट बस्ती पनपने लगी और सभ्यता का क्या हुआ दोस्तों, विकास हुआ। द सेटलमेंट नियर द रिवर वैली फ्लोरिश्ड, द सिविलाइजेशन डेवलप्ड। तो क्या हुआ दोस्तों, जो नदी की घाटियों के निकट बस्ती पनपने लगी तो उससे क्या हुआ, एक प्रकार की सिविलाइजेशन सभ्यता का क्या हुआ दोस्तों, विकास हुआ। सिंधु टिग्रिस आदि सभ्यताओं का विकास नदी के किनारे हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता है ना, टिग्रिस नदी के किनारे जो सभ्यता का विकास हुआ, तो ये क्या है दोस्तों, नदी के किनारे ही सिविलाइजेशन का विकास हुआ। सिविलाइजेशन लाइक इंडस टिग्रिस हैव डेवलप्ड अलोंग द रिवर। तो ये क्या है दोस्तों, सभ्यताएं नदियों के किनारे जो है तो सिंधु और टिग्रिस सभ्यताएं क्या है दोस्तों, नदियों के किनारे ही क्या हुई हैं, डेवलप हुई हैं, विकसित हुई हैं। ये देखिए दोस्तों, शब्दावली में ऋतु प्रवास क्या है दोस्तों, तो लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। तो मौसम के आधार पर क्या होता है दोस्तों, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ऋतु प्रवास कहते हैं। तो जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। तो जो पशु चराने वाले लोग होते हैं
है ना, वो क्या करते हैं दोस्तों, पशु पालते हैं, और वो क्या करते हैं दोस्तों, मौसम परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में क्या करते हैं, प्रवास करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है संचार, कम्युनिकेशन। तो संचार क्या होता है दोस्तों, कम्युनिकेशन, संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। तो संचार क्या है दोस्तों, कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू अदर्स। तो क्या है दोस्तों, अदर्स या दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रोसेस क्या कहलाएगी दोस्तों, प्रोसेस कहलाएगी कम्युनिकेशन या संचार। तो संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। और संचार के क्षेत्र में क्या है दोस्तों, जैसे जैसे विकास हुआ है तो विश्व में क्या हुआ है दोस्तों, सूचना क्रांति आई है। तो डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन हैज ब्रॉट इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा एवं मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज्ड टू एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। तो आज क्या है दोस्तों, सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा एवं मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग हो रहा है। समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविजन के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं। तो समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविजन के द्वारा हम क्या करते हैं दोस्तों, बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में लोगों के साथ क्या कर सकते हैं दोस्तों, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसलिए इसको जनसंपर्क का माध्यम भी कहा जा रहा है। इसलिए क्या कहा जा रहा है दोस्तों, संचार को जनसंपर्क का माध्यम भी कहा जा रहा है। वी कैन कम्युनिकेट विथ द लार्ज नंबर ऑफ पीपल थ्रू न्यूज़पेपर्स, रेडियो एंड टेलीविजन, सो दे आर कॉल्ड पब्लिक रिलेशन मीडियम। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। तो सैटेलाइट जब से आ गए हैं दोस्तों, तब से संचार में क्या हो गया है दोस्तों, तीव्रता आ गई है। तो कम्युनिकेशन हैज इंटेंसिफाइड विथ सैटेलाइट। तो कम्युनिकेशन क्या है दोस्तों, कम्युनिकेशन क्या है दोस्तों, बढ़ गया है, किससे, सैटेलाइट के आने से। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होते हैं। तो सैटेलाइट किस में सहायक है दोस्तों, जैसे तेल की खोज करनी हुई, वनों का सर्वेक्षण करना हुआ, भूमिगत जल है ना का पता करना हुआ, या खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान, आपदा पूर्व चेतावनी, ये सभी क्या है दोस्तों, सैटेलाइट के कारण ही संभव हो पाई हैं। सैटेलाइट्स आर हेल्पफुल इन ऑयल एक्सप्लोरेशन, फॉरेस्ट सर्वे, ग्राउंड वाटर, मिनरल रिसोर्सेज, प्री वेदर एस्टीमेट एंड अर्ली डिजास्टर वार्निंग इज। अब हम सैटेलाइट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। और अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, सैटेलाइट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल तक भेज सकते हैं। नाउ वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल वाया सैटेलाइट। ठीक है दोस्तों, तो क्या कर सकते हैं, अब हम सैटेलाइट के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मेल तक भेज सकते हैं। आज सेल्युलर फोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। तो आज सेल्युलर फोन के स्थान पर क्या है दोस्तों, बिना तार वाला टेलीफोनिक संचार क्या है, ज़्यादा लोकप्रिय हो गया है। टुडे वायरलेस टेलीफोनी कम्युनिकेशन हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर विथ सेल फोन्स। ठीक है दोस्तों, इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में सूचना एवं परस्पर समीपता नहीं मिलती है। तो इंटरनेट के माध्यम से क्या है दोस्तों, विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अपितु इससे हमारा जीवन अधिक सुखमय भी बन गया है। तो इंटरनेट के माध्यम से क्या है दोस्तों, जो विश्व भर से सूचना का आदान प्रदान हो रहा है, उससे केवल समीपता ही नहीं होती, बल्कि हमारा जीवन भी क्या हो गया है दोस्तों, सुखमय हो गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्या आप जानते हैं भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को जोड़ता है। देयर आर सेवरल नेशनल एंड स्टेट हाईवेज इन इंडिया। द लेटेस्ट development in India is the construction of expressways. The Golden Quadrilateral connect Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata.
ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। जायनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है। तो जो जायनिंग से क्या है दोस्तों, लहासा के बीच जो रेलगाड़ी चलती है दोस्तों, वो क्या है, समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। द ट्रेन फ्रॉम जायनिंग टू लहासा रन्स एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर above sea level and the highest point of 5072 मीटर। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है? तो विश्व का क्या है दोस्तों, सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। तो पश्चिमी रूट में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट के पास व्लादिवोस्तोक तक क्या है दोस्तों, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जाता है। आगे दोस्तों, आगे देखते हैं जल मार्ग क्या होता है। जल मार्ग अधिक दूरी से भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग में सबसे सस्ता माध्यम है। तो जल मार्ग क्या है दोस्तों, अधिक दूरी एवं भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता माध्यम है। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। इट इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। यह क्या है दोस्तों, मुख्यतः दो प्रकार के हैं। अंतर्देशीय जल मार्ग एवं समुद्री मार्ग। नाव्य नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जल मार्ग के रूप में होता है। तो अंतर्देशीय जल मार्ग का उपयोग क्या होता है दोस्तों, नाव्य नदियों एवं झीलों का उपयोग क्या होता है, अंतर्देशीय जल मार्ग के लिए होता है। तो इनलैंड वाटरवेज एंड सी लेन्स, नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड फॉर इनलैंड वाटरवेज। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक, अफ्रीका में नील नदी। सम इम्पोर्टेंट इनलैंड वाटरवेज आर द गंगाज ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, द ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका, द नील रिवर इन अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, तो कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जो जलमार्ग हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भारत में है ना, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक और अफ्रीका में नील नदी, ये क्या है दोस्तों, अंतर्देशीय जलमार्ग के उदाहरण हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज एवं सिनेमा या होटल तक के लिए टिकट आरक्षित करवा सकते हैं। नाउ वी कैन रिजर्व टिकट्स फॉर रेल, प्लेन एंड सिनेमा और होटल फ्रॉम द टाइम ऑफ सिटिंग एट होम। तो घर बैठे बैठे क्या कर सकते हैं दोस्तों, रेल, हवाई जहाज हो गई, सिनेमा या होटल तक के टिकट अपने लिए बुक करा सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने का कारण आज हम एक बृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। तो पूरा क्या हो गया है दोस्तों, विश्व एक समाज के रूप में बदल रहा है ना। टुडे वी आर इवॉल्विंग एज अ लार्जर वर्ल्ड सोसाइटी ड्यू टू द रैपिड इंटरेक्शन बिटवीन पीपुल एंड सर्विसेज द इंस्टीट्यूशन इन दिस वे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला अध्याय हमारा है दोस्तों चैप्टर नंबर 8, मानव, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, मानव पर्यावरण अनोन्य क्रिया, उष्ण कटिबंधी एवं उपोष्ण प्रदेश। ठीक है दोस्तों, उष्ण कटिबंधी एवं उपोष्ण प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो एक एक करके देखते चलते हैं। अमेजन बेसिन में जीवन, लाइफ इन द अमेजन बेसिन। तो दोस्तों, अमेजन बेसिन में जीवन, लाइफ इन द अमेजन बेसिन, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कर्क और मकर रेखा के मध्य स्थित है। तो जो क्या है दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है वो क्या है, कर्क और मकर रेखा के बीच में स्थित है। द ट्रॉपिकल रीजन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो क्या है दोस्तों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में क्या है दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, जैसे ये क्या है दोस्तों, मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारी पृथ्वी है। तो ये क्या है दोस्तों, भूमध्य रेखा है और 23.5 डिग्री क्या है दोस्तों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
और ये क्या है दोस्तों 23.5 डिग्री साउथ क्या है दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो इन दोनों के जो बीच का क्या है दोस्तों क्षेत्र है पूरा, ये क्या है दोस्तों उष्णकटिबंधीय प्रदेश है। ये क्या है दोस्तों उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल रीजन क्या है, ठीक है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय प्रदेश है। तो दोस्तों भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। और भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण, जो भूमध्य रेखा है दोस्तों उसके 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच का जो भाग है दोस्तों उसको भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं दोस्तों, उसको इक्वेटर कहते हैं। अमेजन नदी किस प्रदेश से होकर बहती है? यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में पहुंचती है। तो अमेजन नदी किस प्रदेश से होकर के बहती है? यह क्या है दोस्तों पश्चिम में पर्वतों से निकल करके पूर्व में अंध महासागर में पहुंचती है। फ्रॉम विच रीजन डज द अमेजन रिवर फ्लो थ्रू द माउंटेन्स in the west and reach the dark oceans in the east। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। तो अमेजन जो नदी है दोस्तों इसके साथ बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर के अमेजन बेसिन का क्या करती हैं दोस्तों निर्माण करती हैं। मेनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द अमेजन बेसिन इन द अमेजन रिवर। तो कई जो है तो सहायक नदियां मिलकर के दोस्तों अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। अमेजन नदी के साथ कई जो है तो है ना सहायक नदियां मिलकर के अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती हैं। तो यह नदी बेसिन क्या है दोस्तों ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला के छोटे भाग से क्या होती हैं दोस्तों अपवाहित होती है, मतलब बहती हैं। दिस रिवर बेसिन इज ड्रेन्ड बाई पार्ट्स ऑफ ब्राजील, पार्ट्स ऑफ पेरू, बोलीविया, क्या है दोस्तों इक्वाडोर, कोलंबिया एंड वेनेजुएला। आगे देख लेते हैं दोस्तों। ये क्या है दोस्तों हमारा साउथ अमेरिका क्या क्या है दोस्तों मैप है ना, इसको आप लोग देख लेंगे। यहाँ पे वेनेजुएला, कोलंबिया, गुयाना है ना, मारी गुयाना, फ्रेंच गुयाना, अमेजन बेसिन है ना, इक्वाडोर हो गया, ब्राज़ील हो गया, पेरू हो गया, बोलीविया, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, इस तरह से उरुग्वे है ना। ये क्या है दोस्तों नदी है। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया मैप। अब आगे क्या आप जानते हैं, जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेड गियर एवं घास के स्कर्ट पहने स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यह नाम अमेजन पड़ गया। तो स्पेन के जो क्या है दोस्तों खोज करता थे, तो इस नदी की खोज तब किए थे खोज की तब क्या था, सिर पर सुरक्षा कवच, हेड गियर और घास के स्कर्ट पहने स्थानीय आदिवासियों ने उन पर क्या कर दिया था दोस्तों हमला कर दिया था। तो उसी समय इनको क्या था दोस्तों रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी थी और इस प्रकार इसका नाम क्या पड़ गया था दोस्तों अमेजन पड़ गया था। अब आगे दोस्तों ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियाँ, यह छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती हैं। सहायक नदियाँ क्या होती हैं दोस्तों, छोटी नदियाँ होती हैं जो क्या होती हैं मेन नदी में मिलती हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहा कर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहलाता है, कैचमेंट एरिया कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो सहायक नदियाँ क्या होती हैं, छोटी नदियाँ होती हैं और ये क्या होती हैं मुख्य नदी में मिलती हैं। और मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहा कर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहलाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है और जो अमेजन बेसिन है दोस्तों वो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। तो दीज आर ट्रिब्यूटरीज क्या है, दीज आर स्मॉल रिवर्स दैट ज्वाइन द मेन रिवर along with all its tributaries that drain an area forms a river basin or the
catchment area. The Amazon basin is the largest river basin in the world. तो जो अमेजन बेसिन है दोस्तों वो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। आगे देख लेते हैं दोस्तों अमेजन बेसिन में जीवन जलवायु। तो लाइफ इन द अमेजन बेसिन क्लाइमेट। तो अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। अमेजन बेसिन क्या है दोस्तों, भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। और जो जलवायु है दोस्तों यहाँ पूरे वर्ष गर्म रहती है और नम रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है एवं शरीर पर चिपचिपाहट महसूस होती है। और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म होता है और आर्द्रता से भरा रहता है, आर्द्रता को युक्त रहता है और शरीर में क्या होता है दोस्तों, चिपचिपाहट महसूस होती है। तो द वेदर हेयर इज ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड बोथ डे एंड नाइट एंड द बॉडी फील्स स्टिकी। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। तो यहाँ इस प्रदेश में अमेजन प्रदेश में क्या है दोस्तों, लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। तापमान उच्च रहता है और आर्द्रता भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा रहती है। दिस स्टेट रिसीव्स ऑलमोस्ट डेली रेनफॉल्स एंड दैट टू विदाउट एनी प्रियर वार्निंग। द डे टाइम टेम्परेचर इज हाई एंड ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई। तो क्या होता है, दिन के समय क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे तापमान और आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। और रात के समय क्या होता है दोस्तों, तापमान तो कम हो जाता है लेकिन जो ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता होती है, वो क्या होता है दोस्तों, वैसी ही बनी रहती है। तो द टेम्परेचर डिक्रीज्ड एट नाइट बट द ह्यूमिडिटी रिमेन्स द सेम। और क्या होता है दोस्तों, ह्यूमिडिटी वैसी ही बनी रहती है। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उगाते हैं। तो जो अमेजन बेसिन है दोस्तों, तो इसमें क्या है, इन प्रदेशों में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। इस कारण से यहाँ की जो भूमि है उस पर घने वन उगाते हैं। ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल इन दीज रेजिन्स डेंस फॉरेस्ट ग्रो ऑन द लैंड हेयर। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों एवं शाखाओं से छत सी बन जाती है। तो वन क्या होते हैं दोस्तों, इतने सघन होते हैं, इतने डेंस होते हैं कि पत्तियों एवं शाखाओं से क्या हो जाती हैं दोस्तों, छत सी बन जाती है। फॉरेस्ट आर सो डेंस दैट लीव्स एंड ब्रांचेस फ्रॉम अ रूफ। तो क्या है दोस्तों, फॉरेस्ट आर सो डेंस दैट लीव्स एंड ब्रांचेस फ्रॉम अ रूफ। क्या हो जाती हैं, छत सी बन जाती हैं, इस जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता। और जो सूर्य का प्रकाश होता है दोस्तों, वो भूमि तक, धरातल तक, पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। ड्यू टू विच द सनलाइट डज नॉट रीच द सरफेस। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। और यहाँ की जो भूमि है दोस्तों, भूमि प्रकाश रहित, बिना प्रकाश के और नमी युक्त बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। तो यहाँ पर केवल वही वनस्पतियाँ उगती हैं दोस्तों और बढ़ती हैं जो छाया में बढ़ने की क्षमता रखती हों। ठीक है दोस्तों, तो द लैंड हेयर रिमेन्स लाइट फ्री एंड मोस्ट ओनली वेजिटेशन दैट कैन ग्रो इन शेड कैन ग्रो हेयर। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्केड एवं ब्रोमिलाइड पौधे पैदा होते हैं। तो परजीवी पौधे के रूप में यहाँ आर्किड और ब्रोमिलाइड पैदा होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आर्किड एंड ब्रोमिलाइड ग्रो हेयर एज पैरासाइटिक प्लांट्स। अमेजन बेसिन में जीवन वर्षा क्या है दोस्तों, लाइफ इन द अमेजन बेसिन द रेन फॉरेस्ट। तो वर्षा में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फौना। ठीक है दोस्तों, तो वर्षा में क्या है, वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। ट्रूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले पक्षी एवं रंगीन पंखों वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाते हैं, पाए जाने वाले समान पक्षियों से भिन्न होते हैं, पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाते हैं प्राणियों में बंदर, स्लॉथ, चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। एमंग द क्रीटर्स फाउंड हेयर आर मंकीज, आइसोथ्स, एंट ईटिंग टैपीर्स। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती हैं।
और सांप और सरीसृप की जो अलग अलग प्रजातियां हैं वो भी अमेजन बेसिन वाले वर्षा वनों में पाई जाती हैं। वेरियस स्पीसीज ऑफ स्नैक्स एंड रेप्टाइल्स आर आल्सो फाउंड इन दीज फॉरेस्ट्स। मगर, सांप, अजगर एवं एनाकोंडा एवं बोवा ऐसी एनाकोंडा एवं बोवा तो एनाकोंडा एवं बोवा ऐसी ही प्रजातियां हैं। तो मगर, सांप, अजगर एवं एनाकोंडा एवं बोवा ऐसी ही प्रजातियां हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अमेजन बेसिन में जीवन आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। तो इन एडिशन थाउजेंड्स ऑफ इंसेक्ट आल्सो लाइव इन दिस बेसिन। तो अमेजन बेसिन में क्या है दोस्तों, हजारों कीड़े मकोड़े भी है ना निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिराया, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। तो इस प्रकार से जो जीवों की क्या है दोस्तों विविधता है ना, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होता है दोस्तों, उसकी दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों के जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। तो ब्रोमीलाइड क्या है दोस्तों, एक स्पेशल टाइप प्लांट्स है जो क्या करता है, अपनी पत्तियों में जल को संचित करके रखता है। और मेढक जैसे प्राणी क्या हैं, इन जल के पॉकेट का उपयोग क्या करते हैं, अंडा देने के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। अमेजन बेसिन में जो जीवन है तो वो क्या है, इस क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो फसलों का ध्यान रखती हैं। तो अमेजन बेसिन क्षेत्र में महिलाएं क्या करती हैं, फसलों का ध्यान रखती हैं। द वोमेन ऑफ दीज रीजन टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स। तो फसलों का क्या करती हैं दोस्तों, टेक केयर करती हैं, मतलब केयर करती हैं, है ना, ध्यान रखती हैं, देखभाल करती हैं। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। तो अमेजन बेसिन में क्या होता है दोस्तों, महिलाएं ही अपनी उगाई गई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। इन सच सिचुएशन वुमेन फीड देयर फैमिलीज विथ देयर ग्राउंड वेजिटेबल्स। तो अपने द्वारा उगाई गई साग सब्जियों से क्या करती हैं दोस्तों, यहाँ की महिलाएं अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वह कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। और वो क्या करते हैं दोस्तों, एक विशेष प्रकार की क्या है दोस्तों, कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति है, उसका प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार मेनियोक है। और इस बेसिन के जो लोग हैं दोस्तों, उनका क्या है, मुख्य आहार मेनियोक है, जिसे कसावा भी कहा जाता है। यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। और यह क्या है दोस्तों, कसावा जो होता है आलू की तरह जमीन के अंदर ही पैदा होता है। जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं। तो मलोका क्या है दोस्तों, मलोका जैसे बड़े अपार्टमेंट वाले घरों में कुछ लोग रहते हैं जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। तो छत क्या होती है दोस्तों, तीव्र ढलान वाली होती है। वाइल सम पीपल लाइव इन हाउसेस लाइक बिग अपार्टमेंट कॉल्ड मलोका विच हैव स्टीप स्लप्स। क्या होता है दोस्तों, जिसकी छत क्या होती है दोस्तों, तीव्र ढलान वाली होती है, उसको मलोका कहते हैं। वो क्या है, एक विशेष प्रकार का अपार्टमेंट होता है। जबकि विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। ऐसा अनुमान लगा रहे हैं, है ना, लगाया जा रहा है कि जो अमेजन के वर्षा वन है, अमेजन बेसिन के जो वर्षा वन है, उसका बहुत बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। ड्यू टू डेवलपमेंटल एक्टिविटीज रेन फॉरेस्ट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आर स्लोली बीइंग destroyed. It is estimated that a large part of the Amazon basin's rainforest is disappearing every year. तो हर साल क्या है दोस्तों, बहुत बड़ा भाग इसका क्या हो रहा है दोस्तों, लुप्त होता जा रहा है, डिसअपियर होता जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काट कर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं और इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। और ज़मीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है।
इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है और इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे बड़े वृक्ष उगाते हैं और इस प्रकार से मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। इस प्रकार से जो मिट्टी होती है दोस्तों वो फिर से उपजाऊ बन जाती है और तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। तब लोग क्या करते हैं दोस्तों, इस भूमि के टुकड़े को फिर से जोतते हैं। क्या होता है दोस्तों, कर्तन एवं जो दहन की पद्धति है उसमें किसान क्या करता है दोस्तों, सबसे पहले तो वृक्ष एवं झाड़ियों को काट कर भूमि को साफ करते हैं, फिर उसी वृक्ष और झाड़ियों को जला देते हैं और जला देते हैं तो उससे क्या होता है, जो क्या होती है राख होती है ना, तो वो मिट्टी मिल जाती है। तो वो ऐसा वो मानते हैं कि मिट्टी पोषक तत्वों से है ना युक्त हो गई है और उसमें क्या करते हैं बार बार जो है तो दोस्तों उस टुकड़े पर बार बार जो है तो बो करके खेती करते हैं, फसल उगाते हैं और कुछ समय बाद क्या होता है उसकी उर्वरक क्षमता कम होने लगती है तो उसको छोड़ करके वो दूसरे स्थान पर जो है तो फिर से है ना वृक्षों को काटते हैं, फिर उसमें उसको जलाते हैं, फिर क्या करते हैं वहाँ पर खेती करते हैं। तो कर्तन एवं दहन इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि पहले क्या किया जाता है, वृक्ष झाड़ियों को काट करके उस भूमि को साफ करते हैं, फिर उनको जलाते हैं, फिर वहीं पर क्या करते हैं दोस्तों खेती करते हैं, कई वर्षों तक वहाँ खेती करते हैं, फिर छोड़ देते हैं उसको, तो फिर से उसमें क्या होते हैं पेड़ पौधे उगाते हैं और दूसरे स्थान पर फिर से वो चले जाते हैं। तो इस तरह की पूरी पद्धति को कर्तन एवं दहन की कृषि पद्धति कहते हैं। अब अगला है दोस्तों हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन, लाइफ इन द गंगाज ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं दोस्तों वो आपस में मिल करके भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फ्रॉम द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तरीय अक्षांश के मध्य स्थित है। दिस बेसिन इज लोकेटेड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड इन द सब ट्रॉपिक्स। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती हैं। तो घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां क्या हैं दोस्तों, इसमें अपवाहित होती हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद एवं सुंदरबन डेल्टा इन बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान क्या हैं दोस्तों, मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपद एवं क्या है दोस्तों सुंदरबन डेल्टा इस बेसिन के मुख्य विशेषताएं हैं। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के मैदानी क्षेत्रों में क्या है दोस्तों अनेक चाप झीलें पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है और यहाँ की जो जलवायु है वो क्या है दोस्तों मुख्यतः मानसूनी है। अगला क्या है दोस्तों, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन, लाइफ इन द गंगाज ब्रह्मपुत्र बेसिन। मैदानी क्षेत्रों में अनेक चाप झील पाई जाती है। मेनी आर्क लेक्स आर फाउंड इन द प्लेन्स। तो क्या है दोस्तों, मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है और यहाँ की जो जलवायु है दोस्तों वो मुख्य रूप से क्या है, मानसूनी है। द क्लाइमेट हेयर इज मेनली मानसून। मानसून में मध्य जून से मध्य दिसंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है और ग्रीष्म ऋतु में क्या है दोस्तों, गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंडी होती है। द मानसून रिसीव्स रेनफॉल बिटवीन मिड जून टू मिड सितंबर। इट इज हॉट इन समर एंड कोल्ड इज विंटर। ये क्या है दोस्तों, गर्मियों में गर्म और क्या है ठंडी में ठंड होती है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये हमारा भारत है और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है ये। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है ये पूरा एरिया दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन दिखा रहा है यहाँ पे, है ना। आगे देखते हैं दोस्तों, बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। बेसिन रीजन्स हैज अ वेराइटी ऑफ टोपोग्राफी। विभिन्न प्रकार की क्या है दोस्तों स्थलाकृति हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है और क्या है दोस्तों, जनसंख्या के वितरण में जो है पर्यावरण है, वातावरण है, उसकी प्रमुख भूमिका है। एनवायरनमेंट प्लेज अ मेजर रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल हैं, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन में पर्वतीय क्षेत्र
में कम लोग रहते हैं। द माउंटेन्स रीजन्स विथ स्टीप ग्रेडियंट ऑफ अनफेवरेबल फॉर सेटलिंग, सो लेस पीपल लाइव इन द माउंटेन्स रीजन इन द ग्राम फ्लोर ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्रा। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र उपयुक्त हैं, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो मनुष्यों को रहने के लिए दोस्तों जो मैदानी क्षेत्र हैं वो ज़्यादा उपयुक्त हैं, इस कारण से यहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होता है। प्लेन एरियाज आर डिप्टी कमिश्नर्स फॉर ह्यूमन माइग्रेशन, सो पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाइजेस्ट हेयर। ठीक है दोस्तों। प्रमुख फसलें धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा, गन्ना, जूट। क्या है दोस्तों? मेजर क्रॉप्स में पैडी, व्हीट, मेज, ज्वार, ग्राम, मिलेट, शुगर केन, जूट प्रमुख हैं। ठीक है दोस्तों। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान हैं, और जो पश्चिम बंगाल है दोस्तों और आसाम है वहाँ पर चाय के बागान हैं, और मंद ढाल वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। मंद ढाल वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों। जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ होता है दोस्तों? तो 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है दोस्तों? जनसंख्या घनत्व कहलाती है। तो 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाली संख्या क्या कहलाएगी दोस्तों? जनसंख्या घनत्व कहलाएगी। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का क्या है दोस्तों? 1029 है। और क्या है दोस्तों? बिहार का क्या है दोस्तों? 1102 है। ठीक है दोस्तों। 1102। तो जो उत्तराखंड है दोस्तों उसका 189, और जो क्या है दोस्तों पश्चिम बंगाल है उसका 1029, और बिहार का 1102। ठीक है दोस्तों। आगे देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से न हो। तो ढलान को क्या करते हैं दोस्तों? इसलिए हटा देते हैं ताकि क्या हो दोस्तों? इस तरह से वेदिका का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों। ये इस तरह से जैसे यहाँ दिखाया गया है, ये इस तरह से पहाड़ों पर खेती करने के लिए इस तरह से बनाते हैं। तो ढलान को इसलिए हटाया जाता है ताकि जल का प्रवाह तीव्रता से न हो। इसको ढलान को इसलिए हटा देते हैं ताकि पानी क्या हो जल्दी से न बह सके। आगे देखते हैं दोस्तों। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है। अलवणीय जो जल है दोस्तों फ्रेश वाटर है, उसमें क्या है एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा क्या कहते हैं दोस्तों? अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है, और जिस जल में क्या है दोस्तों ये अंधी डॉल्फिन या सुसु रहती है दोस्तों, उसकी उपस्थिति से क्या होता है जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। तो क्या है दोस्तों? रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को क्या कर रही है? नष्ट कर रही है। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। विभिन्न आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी क्या होता है दोस्तों? भिन्नता पाई जाती है। वेरिएशंस आर आल्सो फाउंड इन वेजिटेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट शेप्स। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवन, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज एलॉन्ग विथ टेक, सागवान, साखू एंड पीपल आर आल्सो फाउंड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। तो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागमन, साखू, पीपल के क्या है दोस्तों? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में बसे बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में मैनग्रोव वन से घिरा है। डेल्टा क्षेत्र में क्या है दोस्तों? मैनग्रोव फॉरेस्ट से क्या है दोस्तों? घिरा हुआ है। तो डेंस बम्बू क्लम्ब आर फाउंड इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। द डेल्टा रीजन्स इज सराउंडेड बाय मैनग्रोव फॉरेस्ट। उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। कोनिफेरस ट्रीज सच एज पाइन, केडार and fir are founded in the cold climate and high slopes of उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव भी पाए जाते हैं। तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है दोस्तों
उसमें अलग अलग प्रकार के जीव जंतु भी वन्य जीव भी पाए जाते हैं, जिसमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गेंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। और जो क्या है दोस्तों, आ हार्नेड यूनिकॉर्न इज फाउंड इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। तो ब्रह्मपुत्र के मैदान में दोस्तों एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, याद रखेंगे। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। तो नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की जो खाड़ी है दोस्तों, उसमें प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं। तो रोहू, कतला एवं डेल्टा क्षेत्र में क्या है, बंगाल टाइगर, मगर और घड़ियाल भी पाए जाते हैं। हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। हिल्सा क्या है, मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। आगे दोस्तों, सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। तो सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के उद्देश्य से, है ना, 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ, है ना, प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर और कस्बे स्थित हैं। तो मेनी बिग सिटीज एंड टाउन्स आर लोकेटेड इन द प्लेन्स ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर हैं। तो इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले, अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। Cities like Allahabad, Kanpur, Varanasi, Lucknow, Patna and Kolkata are located on the banks of river Ganga with a population of more than 1 million. इन शहरों एवं यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित होता है। और ये जो बेसिन है दोस्तों, ये क्या है, यातायात के सुविकसित तंत्र क्या होता है, इसमें उपस्थित होता है। तो द डर्टी वाटर ऑफ दीज सिटीज एंड इंडस्ट्रीज लोकेटेड हेयर फ्लॉप्स इनटू द रिवर इटसेल्फ विच पालूट्स द रिवर। द बेसिन हैज अ वेल डेवलप्ड ट्रैफिक सिस्टम। नदी के तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। तो नदी का जो क्या है दोस्तों, तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर जल मार्ग क्या है दोस्तों, यातायात का एक प्रभावशाली माध्यम है। वाटरवेज आर इन इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द कोस्टल एरियाज ऑफ द रिवर। तो कोस्टल एरियाज ऑफ द रिवर क्या है दोस्तों, ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज का क्या है दोस्तों, माध्यम है, प्रभावशाली क्या है दोस्तों, माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं। तो कोलकाता इज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट सिचुएटेड ऑन द हुगली रिवर। मेनी लार्ज एयरपोर्ट आर आल्सो लोकेटेड इन द प्लेन्स। आगे देखते हैं दोस्तों, कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा यमुना नदी का संगम, कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर यमुना इन इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्यजीव अभयारण्य इस विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। तो विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे क्या है, यहाँ कई स्थल हैं। उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, इन द पोलर रीजन्स कॉनिफेरस फॉरेस्ट, रेगिस्तान में कांटेदार झाड़ियाँ, आर्द्र प्रदेशों में उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वाले वन, हिमालय के क्षेत्र में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मिलती हैं। जो क्या है दोस्तों, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मिलती हैं। अगला चैप्टर आ गया दोस्तों हमारा अध्याय 9, शीतोष्ण घास के मैदान में जीवन। शीतोष्ण घाट के मैदान जो है दोस्तों, उसमें जीवन कैसा है। तो चैप्टर नंबर 9, लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं क्या है दोस्तों।
टेम्परेट ग्रासलैंड में जीवन कैसा है देख लेते हैं। वन क्या है दोस्तों? द फॉरेस्ट, जिन स्थानों पर पेड़ ही मुख्य वनस्पति होते हैं उन्हें वन कहते हैं। द प्लेसेस वेयर ट्री आर द मेन वेजिटेशन आर कॉल्ड फॉरेस्ट। तो जहाँ पेड़ ही क्या होते हैं दोस्तों? मुख्य वनस्पतियाँ होते हैं, उन्हें वन कहते हैं। और घास स्थल क्या होता है दोस्तों? जिन प्रदेशों के पादप जीवन में प्रमुखता घास की होती है, जिन प्रदेशों के पादप जीवन में प्रमुखता घास की क्या है? अधिकता होती है, उसे घास स्थल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं दोस्तों? घास स्थल कहते हैं। द रीजन्स वेयर द ग्रास इज प्रीडोमिनेंट इन प्लांट लाइफ आर कॉल्ड ग्रास साइट्स। पृथ्वी की सतह पर लगभग 1/4 हिस्सा घास स्थल है। जलवायु के आधार पर विश्व के घास स्थलों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। तो जलवायु के आधार पर क्या है दोस्तों? जो घास स्थल है उनको दो श्रेणियों में बांटा गया है, शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल और उष्णकटिबंधीय प्रदेश के घास स्थल, टेम्परेट ग्रासलैंड एंड ट्रॉपिकल टेरिटरी ग्रासलैंड। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं प्रेरी क्या है। प्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द प्रिएटा से हुई है, जिसका अर्थ है स्वादल, सादुल। ठीक है दोस्तों, तो द वर्क प्रेरी ओरिएंटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड प्रिएटा विच मीन्स मिडो। आगे देखते हैं दोस्तों प्रेरी क्या है। तो उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रेरी कहते हैं। तो जो उत्तरी अमेरिका है दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रेरी कहते हैं। द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर कॉल्ड प्रेरी। तो जो क्या है दोस्तों उत्तरी अमेरिका का क्या है? उत्तरी अमेरिका का क्या है दोस्तों? शीतोष्ण घास स्थल है, वो क्या कहलाता है? प्रेरी कहलाता है। एक समतल मंद ढलान या पहाड़ियों वाला प्रदेश है जहाँ पेड़ कम एवं घास अधिक हैं। देयर इज अ फ्लैट ट्रेस्ट और हिल साइड एरिया वेयर देयर इज लेस ट्रीज एंड मोर ग्रास। यह घास का विशाल क्षेत्र है। अधिकांश भागों में प्रेरी वृक्ष रहित है, परंतु निचले मैदानों के निकट नदी घाटियों में साथ साथ यहाँ भी वन पाए जाते हैं। 2 मीटर तक ऊंची घास यहाँ के भूदृश्य की प्रधानता है। वास्तव में यह एक घास का सागर है। तो प्रेरी क्या है दोस्तों? घास का एक सागर जैसा दिखता है। यहाँ 2 मीटर तक ऊंची घास का भूदृश्य दिखता है। ठीक है दोस्तों, पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक से घिरा हुआ है। प्रेरी क्या है दोस्तों? पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक से घिरा हुआ है। सराउंडेड बाय रॉकी माउंटेन इन द वेस्ट एंड ग्रेट लेक इन द ईस्ट। यह उत्तर अमेरिका एवं कनाडा के कुछ भागों तक फैले हैं। प्रेरी क्या है दोस्तों? उत्तर अमेरिका एवं कनाडा के कुछ भागों तक फैले हैं। अमेरिका की प्रेरी का अपवाहन मिसिसिपी की सहायक नदियां एवं कनाडा के प्रेरी का अपवाहन सास्केचुआन नदी की सहायक नदियां करती हैं। तो क्या है दोस्तों? जो सास्केचुआन की जो सहायक नदी है और कनाडा के मिसिसिपी जो है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? अपवाहन क्षेत्र है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्या आप जानते हैं प्रेरी के घास के मैदान अमेरिकी मूल निवासी, जिन्हें रेड इंडियन कहा जाता है, का निवास स्थल रहे हैं और वे लोग इस महाद्वीप के वास्तविक निवासी थे। प्रेरी अन्य आदिवासियों जैसे आपाची क्रो तथा क्री तथा पानी के भी निवास स्थल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपाची क्रो क्री तथा पानी के भी क्या है दोस्तों? निवास स्थल रहे हैं प्रेरी। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? आपाची क्रो क्री और पानी वहाँ के क्या है दोस्तों? आदिवासी हैं, आदिवासी समुदाय का नाम है। ठीक है दोस्तों, चिनूक क्या है? चिनूक एक गर्म पवन है जो शीत ऋतु में बहती है तथा कम समय में ही तापमान बढ़ा देती है। तापमान में वृद्धि के कारण बर्फ पिघलने लगती है एवं पशुओं के चरने के लिए चारागाह उपलब्ध हो जाता है। और क्या होता है दोस्तों? बर्फ पिघलने लगती है चिनूक के कारण और पशुओं को चरने के लिए चारागाह उपलब्ध हो जाते हैं। आगे दोस्तों, महाद्वीप के मध्य स्थित होने के कारण यहाँ चरम तापमान वाली महाद्वीपीय जलवायु होती है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है दोस्तों? यहाँ का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि शीत ऋतु में कनाडा के विनिपेग में तापमान हिमांक से -20 डिग्री सेल्सियस भी दर्ज किया गया है। तो जो क्या है दोस्तों? शीत ऋतु में कनाडा का जो विनिपेग झील है दोस्तों, है ना, उसका तापमान हिमांक से माइनस कितना दोस्तों?
20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। शीत ऋतु में यह प्रदेश बर्फ की एक मोटी परत से ढक जाता है। यहाँ वार्षिक वर्षा सामान्य होती है। तो शीत ऋतु में क्या होता है, ये प्रदेश बर्फ की मोटी परत से ढक जाता है और वर्षा यहाँ पे क्या होती है दोस्तों, सामान्य होती है, नॉर्मल होती है, जो घास के विकास के लिए अनुकूल है। और जो क्या होती है दोस्तों, घास के विकास के लिए अनुकूल होती है। उत्तर दक्षिण अवरोध की अनुपस्थिति में यहाँ चिनूक नामक एक स्थानीय पवन बहती है। और उत्तर दक्षिण अवरोध की अनुपस्थिति में क्या होता है दोस्तों, यहाँ चिनूक नामक एक स्थानीय पवन बहती है। और क्या होता है दोस्तों, उत्तर राज्य, क्या आप जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेयरी के प्रमुख नगर शिकागो, मिनियापोलिस, इंडियानापोलिस, कनसास एवं डेनवर हैं। कनाडा के प्रेयरी के प्रमुख नगर एडमोंटन, सेस्काटून, कैलगरी एवं विनिपेग हैं। तो ये क्या है दोस्तों, नगर हैं, प्रमुख नगर हैं प्रेयरी के। कौन कौन से, एडमोंटन, सेस्काटून, कैलगरी, विनिपेग और क्या है दोस्तों, जो क्या है, मिनियापोलिस, इंडियानापोलिस, कनसास और डेनवर। ये भी क्या है दोस्तों, ये क्या है, यूएसए के हैं और इधर ये कनाडा के हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। प्रेरी सामान्यतः पेड़ विहीन होते हैं। यहाँ जल उपलब्ध होता है। यहाँ सरपत, विलो, आल्डर एवं पॉपुलर जैसे पेड़ उगते हैं। 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले प्रदेश कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है। एरियाज विथ मोर देन 50 cm ऑफ रेनफॉल आर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर बिकॉज द सॉइल हेयर इज फर्टिल। यद्यपि इस क्षेत्र की मुख्य फसल मक्का है, जबकि अन्य दूसरी होने वाली फसलें आलू, सोयाबीन, कपास एवं अल्फाल्फा हैं। तो क्या है दोस्तों, मुख्य फसल तो मक्का है, लेकिन अन्य फसलें भी होती हैं, जैसे आलू, सोयाबीन, कपास और अल्फाल्फा। यह प्रदेश मवेशियों को पालने के लिए उपयुक्त होते हैं। विशाल मवेशी फार्म को रेंच एवं उनकी देखभाल करने वाले को कायोबॉय कहते हैं। तो दोस्तों क्या है, जो विशाल मवेशी फार्म है उनको रेंच तथा उसकी देखभाल करने वालों को कायोबॉय कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, बायसन या अमेरिकी भैंस इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु है। निरंतर शिकार के कारण यह पशु लगभग लुप्त हो गया है और इन्हें सुरक्षित प्राणियों की श्रेणी में रखा जाता है। इन प्रदेशों में पाए जाने वाले अन्य जीव खरगोश, काइयोट, गोफर और प्रेरी कुत्ता हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कंबाइन संयंत्र, यह एक मशीन जो बुवाई, जुताई एवं थ्रेसर तीनों का कार्य कर सकती है। तो कंबाइन क्या है दोस्तों, एक संयंत्र है। कंबाइन संयंत्र क्या है, एक मशीन है जो बुवाई का भी काम करती है, जुताई का काम भी करती है और थ्रेसरिंग का भी काम करती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इन प्रदेश के लोग काफ़ी परिश्रमी होते हैं। प्रेरी प्रदेश के जो लोग हैं वो काफ़ी मेहनती होते हैं। अपने विपुल प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए उन्होंने प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक विकास कर लिया है। दूध उत्पादन एक अन्य प्रमुख उद्योग है और यहाँ का क्या है दोस्तों, जो दूध उत्पादन है वो भी अन्य प्रमुख उद्योग है। कोयला एवं लोहा जैसे खनिज पदार्थों के विशाल भंडार एवं सड़क, रेल तथा नहर की समुचित व्यवस्था के कारण यह क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक देश बन गया है। तो प्रेरी क्षेत्र क्या है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बन गया है। द रीजन हैज बिकम द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री इन द वर्ल्ड ड्यू टू द ह्यूज रिजर्व ऑफ मिनरल लाइक कोल एंड आयरन एंड प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ रोड, रेल एंड कैनाल। ठीक है दोस्तों, रोड, रेल और कैनाल के प्रॉपर अरेंजमेंट और साथ में मिनरल्स जैसे कोयला और आयरन की प्रचुरता के कारण क्या है दोस्तों, यह जो है तो विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बन गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं वेल्ड क्या है। दक्षिण अफ्रीका के ब्रिटिश उपनिवेश बनने से पहले यह वेल्ड नाम डच अधिवासियों द्वारा दिया गया था। तो जब क्या है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका ब्रिटिश उपनिवेश बनने से पहले इसको वेल्ड नाम डच आदिवासियों द्वारा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो वेल्ड दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को वेल्ड कहते हैं। तो वेल्ड क्या है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका का शीतोष्ण घास स्थल है। द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका आर कॉल्ड वेल्ड। वेल्ड 600 मीटर से 1100 मीटर तक की विभिन्न ऊंचाइयों वाले उर्मिल पठार होते हैं। द वेल्ड्स आर उर्मिल प्लेटू ऑफ वेयरिंग एल्टीट्यूड रेंजिंग फ्रॉम 600 मीटर टू 1100 मीटर्स
यह ड्रेकेंसबर्ग पर्वतों से घिरा है। इट इज सराउंडेड बाय द माउंटेन ऑफ ड्रेकेंसबर्ग। तो क्या है दोस्तों, वेल्ड क्या है, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत से घिरा है। इसके पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान स्थित है, और इसके पश्चिम में क्या है दोस्तों, वेल्ड के पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान स्थित है। इसके उत्तर पूर्व में उच्च वेल्ड स्थित है, और इसके उत्तर पूर्व में क्या है दोस्तों, हाई वेल्ड क्या है, लोकेटेड है, जिसकी ऊंचाई कुछ स्थानों पर 1600 मीटर से भी अधिक है। और ये जो हाई वेल्ड है दोस्तों, इसकी ऊंचाई क्या है, कुछ स्थानों पर 1600 मीटर से भी अधिक है। हुज हाइट इज मोर देन 1600 मीटर इन सम प्लेसेस। ऑरेंज एंड लिम्पोपो नदी की सहायक नदियां इस प्रदेश को सिंचित करती हैं। तो द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ऑरेंज एंड लिम्पोपो रिवर्स स्टोर दिस रेजिन। आगे देखते हैं दोस्तों, जलवायु हिंद महासागर। वेल्ड की जलवायु कैसी थी, वेल्ड क्लाइमेट। तो जलवायु हिंद महासागर, वेल्ड जलवायु हिंद महासागर के प्रभाव के कारण वेल्ड की जलवायु नम होती है। तो हिंद महासागर के प्रभाव के कारण क्या होता है दोस्तों, जो वेल्ड की जलवायु हुआ करती है वो क्या होती है, नम हुआ करती है। क्लाइमेट, वेल्ड हैज अ ह्यूमिड क्लाइमेट ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन ओशियन। शीत ऋतु ठंडी एवं शुष्क होती है, और जो शीत ऋतु होती है विंटर आर कोल्ड एंड ड्राई। तो शीत ऋतु क्या होती है दोस्तों, ठंडी और शुष्क होती है। इस दौरान तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है, एवं जुलाई सबसे अधिक ठंडा महीना होता है। और वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जुलाई सबसे ठंडा महीना होता है। ड्यूरिंग दिस टाइम द टेम्परेचर इज बिटवीन 5 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस, एंड जुलाई इज द कोल्डेस्ट मंथ। ग्रीष्म ऋतु अल्पकालिक एवं गर्म होती है। समर इज शार्ट एंड हॉट। ग्रीष्म ऋतु में जोहान्सबर्ग का तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जाता है। और जो ग्रीष्म ऋतु होती है दोस्तों, उसमें जो जोहान्सबर्ग है उसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जाता है। इन समर द टेम्परेचर इज जोहान्सबर्ग इज रिकॉर्डेड टू बी अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस। वेल्ड क्षेत्र में वर्षा नवंबर से फरवरी के बीच ग्रीष्मकालीन महीनों में होती है। तो रेनफॉल इज द वेल्ड एरियाज ऑक्वर इन द समर मंथ्स बिटवीन नवंबर एंड फरवरी। तो नवंबर और फरवरी महीने में वहाँ वर्षा होती है वेल्ड में। यह वेल्ड के तटों पर गर्म महासागरीय जलधारा प्रवाहित होने के कारण होता है। तो दिस इज ड्यू टू द हॉट ओशन करंट फ्लोइंग ओवर द वेल्ड स्ट्रैंड्स। यदि शीत ऋतु में जून से अगस्त तक के महीनों में वर्षा कम होती है तो यह क्षेत्र सूखाग्रस्त हो सकता है। अगर क्या होगा दोस्तों, यहाँ वर्षा कम होगी है ना शीत ऋतु में, जून से अगस्त तक के महीनों में, तो क्या होगा, सूखाग्रस्त क्षेत्र हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, वेल्ड वनस्पति जात एवं प्राणी जात, वेल्ड फ्लोरा एंड फाउना। यहाँ वनस्पति विरल है। द वेजिटेशन हेयर इज स्पार्स। अधिकतर स्थल घास से ढके रहते हैं, और अधिकतर स्थल क्या है दोस्तों, घास से ढके रहते हैं। लाल घास वेल्ड की झाड़ियों में पैदा होती है। रेड ग्रास ग्रोव इन वेल्ड ब्रशेस, बबूल, मारोला। वेल्ड के प्रमुख जानवर शेर, तेंदुआ, कुडू हैं। और क्या है दोस्तों, शेर, तेंदुआ और कुडी क्या हैं, वेल्ड के प्रमुख जानवर हैं। वेल्ड निवासी क्या है दोस्तों, वेल्ड रेजिडेंट, वेल्ड में जो लोग रहते हैं। तो वेल्ड पशुपालन एवं खनन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो वेल्ड क्या है दोस्तों, पशुपालन और खनन के लिए प्रसिद्ध हैं। वेल्ड की मिट्टी, वेल्ड इज फेमस फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड माइनिंग। वेल्ड की मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं है। तो वेल्ड सॉइल इज नॉट वेरी फर्टाइल। भेड़ पालन यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। शिप फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हेयर। भेड़ मुख्यतः ऊन के लिए पाली जाती है, एवं इससे वेल्ड में ऊनी उद्योग विकसित हुआ। तो वेल्ड वहाँ क्या है, मुख्यतः भेड़ पाली जाती है, इस कारण से वहाँ पर ऊनी उद्योग विकसित हुआ। शीप आर मेनली रेस्ड फॉर कैटल एंड दिस हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ वूल इंडस्ट्री इन द वेल्ड। मेरिनो भेड़ एक लोकप्रिय प्रजाति है, एवं दुग्ध उत्पादन यहाँ का दूसरा महत्वपूर्ण व्यवसाय है। तो मेरिनो शीप इज अ पॉपुलर स्पीशीज एंड मिल्क प्रोडक्शन इज अनदर इम्पोर्टेंट बिजनेस हेयर। पशुपालन गर्म एवं नम प्रदेशों में किया जाता है, एवं मक्खन, चीज जैसे दुग्ध उत्पादों का उत्पादन घरेलू उपयोग एवं निर्यात के लिए भी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। वेल्ड में खनिजों का प्रचुर भंडार है।
जिन स्थानों पर लोहा एवं कोयला उपलब्ध है, जिन स्थानों पर क्या है दोस्तों, लोहा और कोयला उपलब्ध है, वहाँ लोहा एवं इस्पात उद्योग विकसित हो गया है। वहाँ क्या हुआ है दोस्तों, लोहा और इस्पात उद्योग विकसित हो गया है। सोना एवं हीरे का खनन खनन क्या है दोस्तों, इस प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। तो सोना और हीरे का खनन क्या करते हैं दोस्तों, इस प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण राजधानी भी कहा जाता है। और जो क्या है दोस्तों, साउथ अफ्रीका का जोहान्सबर्ग है, उसको विश्व की स्वर्ण राजधानी भी कहा जाता है। किम्बरले हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। और जो किम्बरले है दोस्तों, ये भी हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। सोने के खनन के लिए दक्षिण अफ्रीका एवं ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। धीरे धीरे दक्षिण अफ्रीका ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया। तो सोने के खनन के कारण ही क्या हुआ दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका एवं ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ था। और धीरे धीरे दक्षिण अफ्रीका क्या हुआ था दोस्तों, ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया था। आगे देख लेते हैं दोस्तों, लास्ट चैप्टर है हमारा अध्याय 10, चैप्टर 10 रेगिस्तान में जीवन, लाइफ इन द डेजर्ट। तो रेगिस्तान में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होता है। रेगिस्तान में क्या होता है दोस्तों, वर्षा कम होती है, वनस्पतियां भी क्या होती हैं दोस्तों, कम होती हैं, और तापमान बहुत ज़्यादा होता है। तो द डेजर्ट हैज़ लो रेनफॉल विथ स्पार्स वेजिटेशन एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडा हो सकता है। और जब ज़्यादा तापमान रहेगा तो रेगिस्तान गर्म होगा, यदि तापमान नहीं रहेगा तो रेगिस्तान ठंडा होगा। ठीक है दोस्तों, तो डेजर्ट कैन बी हॉट और कोल्ड डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। तो तापमान के आधार पर क्या है दोस्तों, रेगिस्तान गर्म या ठंडा हो सकता है। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग कृषि करने के लिए बस जाते हैं। तो जहाँ भी क्या होता है दोस्तों, थोड़ा भी बहुत भी जल उपलब्ध होता है, वहाँ लोग खेती करने के लिए बस जाते हैं। इन दीज प्लेसेस वेयर लिटिल वाटर इज अवेलेबल पीपल सेटल फॉर एग्रीकल्चर। तो लोग क्या करते हैं, खेती करने के लिए वहाँ बस जाते हैं। रेगिस्तान क्या होता है दोस्तों, यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषता अत्यधिक उच्च तथा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पतियां होती हैं। या तो तापमान बहुत ज़्यादा होगा या बहुत कम होगा, और वनस्पतियां क्या होंगी दोस्तों, यहाँ कम होगी। गर्म रेगिस्तान जैसे सहारा में है, तो गर्म रेगिस्तान सहारा यह उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग में फैला है। इट इज स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और जो सहारा रेगिस्तान है दोस्तों, ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 वर्ग किलोमीटर में के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो 8.54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है दोस्तों, सहारा फैला हुआ है। इट इज स्प्रेड ओवर एन एरिया अबाउट 8.54 स्क्वायर किलोमीटर। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। और जो सहारा रेगिस्तान है दोस्तों, वो क्या है, 11 देशों से घिरा हुआ है। अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया एवं पश्चिमी सहारा। ठीक है दोस्तों, ऐसे करके याद रखेंगे, है ना, 3-3 के ग्रुप में याद कर लेंगे। तो क्या है दोस्तों, अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया और दोस्तों पश्चिमी सहारा। ऐसा करके आप लोग 2-3 बार जिसको याद करेंगे तो ये आप लोगों को याद हो जाएगा। सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ है। और जो सहारा मरुस्थल है दोस्तों, वो क्या है, बालू की विशाल परत से ढका हुआ है। ढका हुआ नहीं, वरन वहाँ बजरी के मैदान एवं नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। तो सहारा मरुस्थल में क्या है दोस्तों, बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी क्या हैं, पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। ये मोरक्को, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, माली, नाइजर, चाड, ये आप लोग स्क्रीनशॉट रख लेंगे, इसको देख लेंगे। वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान, इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, मोरक्को। ठीक है दोस्तों, क्या आप जानते हैं, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियाँ सामान्य जानवर थे। परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म व शुष्क प्रदेश में बदल दिया। तो दोस्तों, पहले क्या था, सहारा रेगिस्तान नहीं था, पहले ये हरा भरा घास का मैदान था।
और दोस्तों यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, जलवायु परिवर्तन की वजह से ऐसा हो गया है। तो सहारा की जलवायु क्या है दोस्तों? रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। सहारा रेगिस्तान की जो जलवायु है दोस्तों अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है और यहाँ जो वर्षा होती है वो थोड़े समय के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। आकाश क्या रहता है दोस्तों? आकाश में बादल नहीं होता है और आसमान निर्मल रहता है। यह नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। और यह क्या है दोस्तों? नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है और दिन के समय क्या होता है दोस्तों? जो तापमान होता है वो 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। जिससे जो रेत है दोस्तों और नग्न चट्टानें हैं वो ज़्यादा गर्म हो जाती हैं। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है और इनके ताप का जो विकिरण हो दोस्तों उसके होने के कारण ये क्या है, चारों तरफ से क्या होता है, सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं। तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और जो तापमान होता है दोस्तों वो 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। तो अल अजीजिया इन द सहारा डेजर्ट साउथ ऑफ त्रिपोली लीबिया रिकॉर्डेड द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ 57.7 डिग्री सेल्सियस इन 1922। क्या आप जानते हैं जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाती है और जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहाँ मरुद्यान बनते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, जो रेगिस्तान होता है तो वहाँ पर क्या होती है, जब पवन क्या करती है, रेत को उड़ा ले जाती है और वहाँ पर जल सतह पर आ जाता है तो वहाँ क्या होता है दोस्तों, मरुद्यान बनता है और ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी यह मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को के टैफिलालेट मरुद्यान ऐसा ही एक क्या है, विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं सहारा वनस्पति एवं प्राणी। तो सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। तो कैक्टस, खजूर के पेड़ और एकेसिया क्या है, सहारा वनस्पति सहारा रेगिस्तान में पाए जाते हैं। कैक्टस, पाम ट्रीज एंड एकेसिया आर फाउंड इन द सहारा डेजर्ट फ्लोरा। यहाँ कुछ स्थानों पर मरु उद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां एवं छिपकलियां यहाँ की प्रमुख जीव जंतु हैं। तो क्या है दोस्तों, जो ऊंट हो गया, लकड़बग्घा हो गया, है ना, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप की अलग अलग जातियां, छिपकलियां क्या है दोस्तों यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। आगे देखते हैं दोस्तों लोग कैसे थे। तो इनमें बेदुइन एवं तुआरेंग भी शामिल हैं। तो सहारा लोगों में बेदुइन और तुआरेंग भी शामिल हैं। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़ी जैसे पशुधन को पालते हैं। सहारा में मरु उद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। तो सहारा में क्या है दोस्तों, मरु उद्यान और मिस्र में नील घाटी क्या करती है, लोगों को निवास करने में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से खजूर के पेड़ उगाए जाते हैं और यहाँ क्या होता है दोस्तों, जल उपलब्ध होता है, इस कारण से खजूर के पेड़ उगाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, पाम ट्री क्या किया जाता है दोस्तों, उगाया जाता है। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अतिरिक्त मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। तो सहारा रेगिस्तान में क्या है दोस्तों, तेजी से परिवर्तन इसलिए हो रहा है। आगे देख लेते हैं दोस्तों ठंडा रेगिस्तान, कोल्ड डेजर्ट, लद्दाख। शब्द की उत्पत्ति लद्दाख शब्द 2 शब्दों से बना है। ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा तथा दाख का अर्थ है देश। तो पर्वतीय दर्रे के देश। ठीक है दोस्तों, क्या आप जानते हैं पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास लद्दाख में है। तो एक द्रास क्या है दोस्तों, लद्दाख में है। तो जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख ठंडा रेगिस्तान है।
Ladakh is a cold desert located in the West Himalayas in the east of Jammu and Kashmir. इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं जिसमें सिंधु नदी प्रमुख है। यह नदियां गहरी घाटियों एवं महाखंड गार्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियां हैं जिसे ग्रेंगी हिमानी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ग्रेंगी हिमानी, अनेक हिमानियां हैं, जैसे एक क्या है ग्रेंगी हिमानी। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो जो लद्दाख की ऊंचाई है वो कारगिल में 3000 मीटर और काराकोरम में 8000 मीटर है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। और ज़्यादा ऊंचाई के कारण क्या होता है दोस्तों, द क्लाइमेट हेयर इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई ड्यू टू द हाई एल्टीट्यूड। तो अधिक ऊंचाई के कारण क्या होता है दोस्तों, यहाँ की जो जलवायु होती है अत्यधिक शीतल होती है और शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है और इस ऊंचाई पर क्या होता है दोस्तों, जो हवा की परत होती है वो पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। जिससे सूर्य की जो गर्मी होती है वो दोस्तों ज़्यादा तीव्र महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है और रात में तापमान शून्य से -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। तो क्या होता है दोस्तों, -30 डिग्री से नीचे चला जाता है। इन समर द डे टाइम टेम्परेचर इज स्लाइटली एबव 0 डिग्री सेल्सियस एंड एट नाइट द टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो -30 डिग्री सेल्सियस। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। इट गेट्स आइसी कोल्ड इन विंटर। द टेम्परेचर रिमेन ऑलमोस्ट ऑल द टाइम बिलो 40 डिग्री सेल्सियस। चूँकि यह हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष यहाँ क्या होती है दोस्तों, वर्षा होती है। क्या आप जानते हैं लद्दाख को खापा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। तो लद्दाख को और किस नाम से जानते हैं दोस्तों, खापा चान। खापा चान से भी नाम से भी जाना जाता है और जिसका अर्थ क्या होता है, हिमभूमि। सीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शाहतूत नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं गर्म होता है। जो वजन में क्या होता है दोस्तों, हल्का होता है और अत्यधिक गर्म भी होता है। यहाँ अब देखते हैं दोस्तों, ठंडा रेगिस्तान लद्दाख वनस्पति जात और प्राणी जात क्या है। यहाँ शुष्कता के कारण वनस्पतियाँ विरल होती हैं, है ना। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में सरपत, विलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जाते हैं। और जो लद्दाख घाटी है दोस्तों, वहाँ पे क्या है, सरपत, विलो के और पॉपुलर के उपवन छोटे छोटे वन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खूबानी, अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। वेरियस स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आर सीन इन लद्दाख। इसमें रॉबिन, रेड स्टार, तिब्बती स्नोकॉक, रेवेन एवं हूप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़िया, विशेष प्रकार के कुत्ते पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। रोहतांगला, बारालाचा, लुनगालाचा ला एवं टंगलंग ला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। जब बर्फ को मार्ग से हटा देते हैं दोस्तों, तभी लेह मनाली मार्ग क्या होता है दोस्तों, 4 दर्रों से होकर के गुजरता है। और इसमें क्या है, रोहतांग, बारालाचा, लुंगला और टंगलंगला, ये क्या है दोस्तों, 4 दर्रे होते हैं। जुलाई से सितंबर के बीच ये क्या होता है, खुलता है। और इस टाइम पीरियड पे क्या होता है दोस्तों, बर्फ यहाँ से हटा दी जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, ठंडा रेगिस्तान लद्दाख लोग कैसे हैं दोस्तों। तो यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुस्लिम हैं या बौद्ध हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपनी परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हेमिस, थिक्से से एवं लाया यूरू हैं। तो क्या है दोस्तों, लद्दाख के क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ हैं।
अपनी परंपरागत गोम्पा के साथ क्या है स्थित हैं। और प्रसिद्ध में हेमिस मठ, थिक्से मठ, से और लाया यूरू, ये 4 मठ दोस्तों लद्दाख में हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग, बौद्ध मठ हैं। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं सलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। तो लद्दाख की जो क्या है दोस्तों स्त्रियां हैं वो बहुत ज़्यादा परिश्रम करती हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। तो लद्दाख की जो राजधानी है दोस्तों लेह है, ये क्या है दोस्तों सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति क्या है जुड़ी हुई है। और राष्ट्रीय राजमार्ग 1A क्या करता है लेह को जोजिला दर्रा से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। लेह द कैपिटल ऑफ लद्दाख इज वेल कनेक्टेड बाय रोड एंड एयर। तो क्या है दोस्तों रोड और हवा दोनों माध्यमों से ये जुड़ा है। नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट लेह टू द कश्मीर वैली। तो क्या है दोस्तों जो राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 1A जो है दोस्तों वो क्या करता है लेह को जोजिला दर्रा से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। तो द मेन एक्टिविटी हेयर इज टूरिज्म। मेनी टूरिस्ट फ्रॉम एब्रॉड कम हेयर फॉर टूरिज्म। तो क्या है दोस्तों विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। लद्दाख में लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। इन लद्दाख पीपल हैव टर्नेड टू कोऑर्डिनेट एंड बैलेंस विथ नेचर ओवर द सेंचुरीज। तो क्या है दोस्तों शताब्दियों से क्या है दोस्तों यहाँ के जो लोग हैं वो प्रकृति के साथ समन्वय और संतुलन करना सीख गए हैं। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण आवश्यकता अनुसार एवं मितव्यय से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। तो ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड फ्यूल दे यूज देम ओनली एज नेसेसरी एंड इकोनॉमिकली एंड डू नॉट वेस्ट एनीथिंग। तो जल और ईंधन जैसे जो संसाधन हैं दोस्तों उनकी कमी के कारण, कमी का क्या कारण है दोस्तों क्योंकि उनका उपयोग यहाँ पर आवश्यकता अनुसार एवं मितव्ययिता से किया जा रहा है और कुछ भी यहाँ व्यर्थ नहीं किया जा रहा है। तो ठीक है दोस्तों ये थी हमारी दोस्तों कक्षा 7वीं की NCERT। और दोस्तों यहाँ से समाप्त होती है ये हमारी कक्षा 7वीं की NCERT। और दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट्स बॉक्स में ये भी बताने का प्रयास करें कि आप लोगों के लिए ये वीडियो और किस तरह से उपयोगी बनाया जा सकता है। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।